नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खास मुलाकात में आपकी जो मुलाकात है, हम आज एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो लगातार हम कह सकते हैं कि कैसे कर्मठता की जब बात की जाती है, ना सिर्फ कर्मठता बल्कि कैसे तमाम परियोजनाओं का क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजीव गौबा जी, पूर्व कैबिनेट सचिव और सदस्य नीति आयोग। आपका बहुत बहुत स्वागत राजीव जी डीडी न्यूज़ पर। थैंक यू। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम प्रगति प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, माना जा रहा है कि एक अगर गवर्नेंस रिफॉर्म अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, और जब 2015 में इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी तो इसके पीछे क्या एक मूल सोच रही थी, किस तरह का एक जो उस टाइम की अगर हम कहें थिंकिंग थी, सोच थी, उद्देश्य था, क्या था वो? देखिए, ये स्टैंड अलोन इनिशिएटिव नहीं है, इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पर बल दिया है और किया है जी, करके दिखाया है। तो उसी संदर्भ में इसको एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल या इनिशिएटिव के रूप में देखना चाहिए। अब जैसे जेम है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उन्होंने शुरू किया। पूरा जो भारत सरकार का, मंत्रालयों का, उनके उपक्रमों का जो प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का, वो ट्रांसफॉर्म हो गया पूरा। उसमें पारदर्शिता आई। उसमें जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, आपूर्तिकर्ता, सप्लायर्स, एमएसएमई, वो अब भाग लेने लग गए उसमें जी। टाइम बचने लगा। लाखों करोड़ रुपए की बचत हर वर्ष हो रही है। तो एक वो उदाहरण है। पीएम गति शक्ति, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग होती है उसमें ऑप्टिमाइजेशन हुआ, उसकी वजह से डुप्लीकेशन समाप्त हो गया। भूमि की जो आवश्यकता होती है, फॉरेस्ट के लैंड को डाइवर्ट करने की आवश्यकता होती है, वो कम से कम हो गई। एक अलग इकोसिस्टम यानी तैयार किया हमने। तो उसी संदर्भ में इसको भी देखना चाहिए। जी। इसके पीछे क्या सोच रही, प्रधानमंत्री जी एक मतलब हम अन्य जो हमारे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स, उसमें एक यूनिक बात यह है कि ये लगभग 12-13 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में भी अनुभव रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो महत्व है इकोनॉमी के लिए, समय पर पूरा करना और क्वालिटी सुनिश्चित करना, वो विकसित भारत के लिए, लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कई प्रोजेक्ट्स हमारे देश में रेलवेज़ के, हाईवेज़ के, टेलीकॉम के, पोर्ट संबंधी, ये टाइम पर पूरे नहीं होते हैं। समय ज़्यादा लग जाता है जो पहले प्लान किया जाता है, बिल्कुल। उसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कॉस्ट बढ़ती है तो ऑब्वियसली बजट तो सीमित है, तो और जो नए काम हो सकते थे वो प्रभावित होते हैं। जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए, इकोनॉमी को मिलना चाहिए, वो समय पर नहीं मिल पाता है। तो ये प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए, और इनके पूरा होने में जो बाधाएं हैं, अड़चने हैं, वो कायदे से तो खुद ही सिस्टम को चाहिए पूरी कर लेनी, ओवरकम कर लेना, नहीं हो पाती हैं कई बार बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या मॉनिटरिंग जितनी सघन रूप से होनी चाहिए, टाइम पर होनी चाहिए, नहीं हो पाती है। तो वो करने के लिए और सिस्टम में स्पीड लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, और ये चिंता लाने के लिए कि भाई हमें इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना है, उसके दृष्टिकोण से ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। जी, यानी कहीं ना कहीं एक राष्ट्र निर्माण की सोच जो है वो इसके पीछे हमें नज़र आती है। लेकिन इस सोच के साथ साथ जो केंद्र और राज्यों का समन्वय है, प्रगति के ज़रिए किस तरीके से एक महत्वपूर्ण बदलाव आपने उसमें देखा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था ये। और जब ये प्रारंभ हुआ मार्च 2015 में, उस समय तो मैं राज्य सरकार में था, मैं उस समय मुख्य सचिव था झारखंड में। उसके फिर बाद अगले साल, 1.5 साल के बाद मैं भारत सरकार में आया।
तो जितने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ये एक इसके लिए पोर्टल बना, PMG प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप, तो कि 500 करोड़ रुपए की लागत से अधिक वाले जितने प्रोजेक्ट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग सेक्टर्स के, उन सबको इस पोर्टल पे डाला गया जी। और हर महीने इसकी बैठकें होने लगी। हर महीने के आखिरी बुधवार को आफ्टरनून में इसकी मीटिंग होती थी और कौन से प्रोजेक्ट पिकअप कर लिए जाएंगे उनमें से, ये तो पहले पता नहीं होता है, कुछ समय पहले पता चलता है। तो और सारे भारत सरकार के जो विभाग हैं उनके सचिव और सभी राज्यों के मुख्य सचिव, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना, तो ये सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का एक बिल्कुल अनूठा अनप्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव था कि गवर्नमेंट, भारत सरकार के हाईएस्ट लेवल पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर स्वयं सारे सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठ करके एक साथ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जो कि शायद उससे पहले हुआ नहीं था। इसके पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं था जी। और होना चाहिए था, हुआ नहीं था, और बल्कि अधिकारी स्तर पर भी होना चाहिए। तो ये जब हुआ तो इसके कारण से ये सोच पूरी बदली सिस्टम में। बाकी लोगों ने भी करना शुरू किया, मतलब अपने अपने लेवल पे सेक्रेटरीज ने, वरना सब अपने केवल कॉरेस्पॉन्डेंस या कागजी कार्रवाई होती थी, तो कोऑर्डिनेशन जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाता था। तो ये होल ऑफ गवर्नमेंट का एक जो अप्रोच है वो इससे पूरे सिस्टम में वो उसके रिफ्लेक्ट उस भावना से काम होने लगा और वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। जी, यानी पूरा फोकस जो है एक साथ हमें नज़र आया प्रगति के ज़रिए। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये सुनिश्चित करना, जैसा आपने कहा है कि अपने आप में अनूठा और इससे पहले कभी इस तरह का था नहीं, तो क्या जो अधिकारी वर्ग है या अफसरशाही की जब हम बात करते हैं, माना जाता है कि प्रगति प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो अफसरशाही की जड़ता थी, नौकरशाही की जड़ता, उसको भी कहीं ना कहीं इसके ज़रिए तोड़ा गया। वजह ज़ाहिर तौर पर कुछ और भी रहती होंगी, लेकिन सब चीज़ें ना सिर्फ समय से होना, वो तमाम चीज़ें जो कभी लंबित रहती थीं, समय से होना, क्या ये एक बड़ा इसका लक्ष्य भी था कि समय से पहले हम या समय पर अपने जो लक्ष्य है उसको पूरा करें? नहीं, ऑब्वियसली यही मुख्य उद्देश्य था कि समय पर प्रोजेक्ट्स पूरे हों, कॉस्ट ओवररन नहीं हो, टाइम ओवररन नहीं हो। ये प्रोजेक्ट जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इसमें कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। भूमि अर्जन या सरकारी ज़मीन का अलॉटमेंट, जी, अगर फॉरेस्ट की लैंड है तो उसका डाइवर्जन, यूटिलिटीज़ को हटाने के लिए कई डिपार्टमेंट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, टेलीकॉम का, इलेक्ट्रिसिटी का। कई बार विधि व्यवस्था की समस्याएं लोकल स्तर पर होती हैं। तो ऑब्वियसली जिस भी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है उसको इतने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके इन चीज़ों को सुलझाना होता है, वरना किसी भी एक कारण से प्रोजेक्ट डिले हो जा सकता है और वर्षों तक लंबित रहता है। अपने अपने स्तर पे अधिकारी प्रयास करते हैं, लेकिन इतने इंटेंसिव रूप से और कि वो खुद डायरेक्ट आप हाईएस्ट लेवल पे बात करके करें, वो शायद सभी लोग नहीं करते थे पहले। तो वो पूरा जो काम करने का तरीका था वो निश्चित रूप से बदला। जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं हर महीने मॉनिटरिंग करने के कारण। तो वो एक प्रकार से जो सिस्टम में मोमेंटम होना चाहिए था, पहले नहीं था, वो इसके वजह से आया। और ये चिंता लोगों को कि भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना है, देश के लिए आवश्यक है, वो एक परिवर्तन सोच में हुआ है। जी, लेकिन आज जब हमारे देश में जब विकास के मॉडल की बात की जाती है तो गुजरात का जिक्र भी किया जाता है। प्रधानमंत्री का जो अनुभव रहा बतौर मुख्यमंत्री, तो क्या वो अनुभव भी या एक मॉडल भी हम कह सकते हैं इसको, जिसके तहत अधिकारियों की जो जवाबदेही है वो भी सुनिश्चित की गई? हाँ, निश्चित रूप से जो अनुभव उनका लंबा था राज्य को चलाने का, उसके कारण ये हुआ होगा। पर उसी को उन्होंने यहाँ नेशनल लेवल पे फिर रेप्लिकेट किया। प्रगति में
केवल प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग नहीं होती है, एक उसमें हर महीने किसी न किसी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री का जो पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का सिस्टम है वो भी लिया जाता है। तो हर डिपार्टमेंट का लोगों से वास्ता पड़ता है जी। लोगों को डिपार्टमेंट से काम होता है, उनके काम टाइम पे नहीं पूरे होते, वो उसके लिए शिकायत दर्ज कराते हैं, वो कैसे एड्रेस होती है, टाइम पर होती है कि नहीं, और वो केवल कागजी खाना पूरी होती है कि हमने कंप्लायंस कर दिया उनके, या क्वालिटेटिवली एड्रेस करते हैं, लोग सेटिस्फाई हुए कि नहीं। और ये सारा एनालिसिस करके डिपार्टमेंट कई बार उसे ये अपेक्षा की जाती है कि भाई एक एक व्यक्ति का तो ग्रीवेंस एड्रेस करना अलग जगह पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन अंडरलाइंग उसके जो कॉजेज हैं जी, एक ही प्रकार के कारणों के कारण लाखों लोगों को समस्याएं हो सकती है। तो वो करके आप अपने प्रोसेसेस को या अपने रूल्स को चेंज करो ताकि ग्रीवांसेस लोगों को होने की नौबत ही ना आए। तो ये भी हर प्रगति में एक एक करके हर महीने एक डिपार्टमेंट को टेकअप करते हैं प्रधानमंत्री जी। जी, यानी अब ग्रीवेंसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो डिजिटल गवर्नेंस है आज के समय में हम देखते हैं तो उसको लेकर भी प्रगति काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में, क्योंकि डिजिटल गवर्नेंस के ज़रिए भी लगभग वही चीज़ें हम देखते हैं। हाँ, डिजिटल गवर्नेंस के तो कई आयाम हैं, जैसे मैंने पहले आपको पहले उल्लेख किया कि हर क्षेत्र में जहाँ भी संभावनाएं हैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके गवर्नेंस को ज़्यादा अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने का, वो कार्य पिछले 11 वर्षों में हुआ है। प्रगति उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पीएम गति शक्ति है, जैम है, जनधन अकाउंट्स हैं, जैम ट्रिनिटी है, ये सारे डिजिटल गवर्नेंस के अलग अलग उदाहरण हैं। बिल्कुल, लेकिन अब आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी एनहांस हो रही है, एआई की हम बात करते हैं और हमारे देश में तो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से इसके लिए लगातार जो नीतियां हैं वो बन रही हैं। डेटा एनालिसिस की भी अगर बात की जाए तो क्या आने वाले समय में प्रगति जो है इसको जोड़ा भी जाएगा? देखिए, डेटा एनालिटिक्स तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और प्रगति का एक वो महत्वपूर्ण हिस्सा है, टूल है। चूँकि ये तय किया गया प्रगति में कि 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत के जितने 6,000 करोड़ के 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट भी हैं वो सारे इंक्लूड पीएमजी पोर्टल पर हैं जी। और उसमें से कोई भी प्रोजेक्ट 15-20 प्रोजेक्ट हर महीने पिकअप हो जाते हैं फॉर रिव्यू बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब वो कैसे पिकअप होते हैं, उसमें डेटा एनालिटिक्स का यूज़ होता है। कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। और डेटा एनालिटिक्स से एक ये भी होता है कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंटल क्लियरेंस के कारण लंबित हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में लंबित हैं। तो वो फिर प्रधानमंत्री जी कई बार निर्देश देते हैं प्रगति की मीटिंग्स में कि भाई एक एक प्रोजेक्ट का तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो सिस्टमिक कॉजेज़ हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्यों प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लंबित हैं, किसी पर्टिकुलर वजह से क्यों लंबित हैं, एनवायरनमेंटल क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, फॉरेस्ट्री क्लियरेंस, तो क्या हम कुछ ऐसे परिवर्तन फिर कर सकते हैं अपने रेगुलेशंस में या प्रोसेसेस में जिससे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो। तो डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा उपयोग प्रगति में लगातार हो रहा है जी। और आगे चल के एआई कि प्रिडिक्टिव कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ संभावित है ऐसे कारणों से विलंब हो जाने का, तो हम प्री एम्प्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो वो होगा निश्चित रूप से, आने वाले समय में एआई का उपयोग भी होगा जी। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए राजीव जी, ये एक विज़न हम मान सकते हैं प्रधानमंत्री का, फिर चाहे देश को विकसित बनाने की बात हम करें या तकनीकी रूप को अपनाने की बात की जाए, लगातार कई मंच से वो इस बात को कहते भी हैं कि जो भारत की प्रतिभा है आज पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है, लेकिन ऐसे में उस टेक्नोलॉजी को अपनाना और फिर उसका इम्प्लीमेंट करना, तो ये भी अपने आप में एक विज़न है इस नए भारत का। नए भारत का तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो आह्वान किया कि हमें बाई 2047 विकसित भारत बनाना है,
ये एक बहुत ही बड़ा अपने आप में परिवर्तन है सोच में, और अब पूरे देश में एक इस प्रकार का ये वातावरण या माहौल बन चुका है कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। ये सब बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। इसके पहले किसी ने इस प्रकार का विज़न देश के सामने, सरकार के सामने, लोगों के सामने नहीं रखा था। हमारी सोच सीमित थी कि हम कोई गरीबी हटा देंगे, लेकिन विकसित देश बन जाएंगे, इतना बड़ा सोचना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और केवल सोचना नहीं, उसको साकार करने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज हुआ। सारे जो मंत्रालय हैं उनके सचिवों के समूह बनाए गए, उन्होंने अपने अपने सेक्टर के लॉन्ग टर्म विजन बनाए, उन सबको समेकित करके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशंस हुए। उसके आधार पे एक पूरा खाका बना कि कैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस, बड़े बड़े इंटरवेंशन स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स करके हम अपने आप को वहाँ तक ले जा सकते हैं। और उस पर काम चल रहा है। और इस काम में क्या होना चाहिए विकसित भारत का, क्या होगा उसका कंसेप्ट, इसके लिए टेक्नोलॉजी का ही आप, जो कि आपने उल्लेख किया, उपयोग करके लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए। सारे देश के जो विश्वविद्यालय हैं उनके स्टूडेंट से लाखों सुझाव आए, और उनको एआई का यूज़ करके जी एनालिसिस किया गया कि भाई ये मोटे तौर पे क्या चाहते हैं लोग, उनका क्या उनकी क्या सोच है कि विकसित भारत का क्या मायने है उनके लिए, और उसके आधार पे सारा एक्सरसाइज आगे बढ़ा है। जी बिल्कुल। लेकिन सर, क्योंकि 2015 से अगर देखा जाए काफ़ी सफल पहल में इसको हम मान रहे हैं, तो क्या जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर तो हम देख पा रहे हैं कैसे प्रगति लगातार हो रही है, तो क्या आने वाले समय में जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करती हुई नज़र आएंगी? नहीं, उनको करना चाहिए, ये तो अनुकरणीय है, क्योंकि राज्यों में भी उनके अपने बजट से जो एग्जीक्यूट होते हैं, प्लान होते हैं प्रोजेक्ट्स, बड़ी संख्या में वैसे प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो ये जो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन विदाउट कॉस्ट ओवररन, विदाउट टाइम ओवररन प्रोजेक्ट्स का देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो ये प्रगति का जो एक्सपेरिमेंट है 10 साल 2015 में प्रारंभ हुआ, ये 10 साल हो गए, इसको लागू करना चाहिए राज्यों को अपने प्रोजेक्ट्स के में इसी प्रकार की स्पीड लाने के लिए, पूरे अपने सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसका बहुत लाभ होगा। जी, लेकिन आज जो विश्व है वो किस तरीके से देखता है जब प्रगति पथ पर भारत आगे बढ़ रहा है? तो देखिए, तो सभी इस बात को मानते हैं कि विश्व का भारत के प्रति जो नज़रिया है वो बदला है। आज जो प्रतिष्ठा भारत के लोगों की विदेश में है, जो भारत की साख है वो, और जो पहले थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो कनेक्टिविटी आज क्वालिटी है और स्केल, जिस स्केल से बना है, रोड्स, हाईवेज, रेलवे, वंदे भारत ट्रेन्स, पूरा जो एक्सपीरियंस है ट्रैवल का, लॉजिस्टिक्स का, वो बहुत तेज़ी से एयरपोर्ट्स भी डबल से ज़्यादा हो गए। एयरपोर्ट्स जी, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बन गए हैं। तो नेचुरली इन सब के कारण एक जो रिस्पेक्ट भारत के प्रति लोगों की है विदेश में, वो उसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन ये सारा बदलाव जो है, माना ये जाता है कि एक अनुभव जो है बहुत काम आता है, और प्रगति में भी हमने देखा तमाम जो हम कह सकते हैं अफसरशाही अधिकारी, अलग अलग राज्यों के सचिव की बात की जाए, सरकार के सचिव, उनका जो अनुभव है वो वाकई काम आया। लेकिन
आज के इस समय में जो नए सिविल सेवक हैं या नए अधिकारी जो हैं, वो किस तरीके से प्रगति प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं, इस पहल से सीख सकते हैं कुछ? देखिए, नए जो सिविल सेवक आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा परिचित हैं, ज़्यादा उनको उसका ज़्यादा टेक सेवी हैं पुराने हमारे जो साथी हैं उनकी तुलना में जी। और वो शुरू से ही देख रहे हैं प्रगति और बाकी जो टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रशासन में हो रहा है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी सोच के अनुसार। सीखने की बात उनके लिए यही है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, प्रगति उसका बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि सब एक साथ राज्य और केंद्र और केंद्र के भी विभिन्न मंत्रालय साइलो में न काम करें और हाईएस्ट लेवल पे रेगुलर और इंटेंसिव कोऑर्डिनेशन, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इसका कितना बड़ा सकारात्मक प्रभाव और रिजल्ट हमें मिल सकता है, ये सीखने की बात है उनके लिए। जी बिल्कुल, उससे लगातार जो युवा सिविल सेवक हैं वो सीख भी रहे हैं। और ख़ासतौर से हाल ही में जब अभी की अगर बात की जाए, प्रगति की जो 50वीं बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसमें भी कई ऐसे जो क्षेत्र हैं, जैसे आपने कहा जल संसाधन की बात की जाए या ख़ासतौर से बिजली की सप्लाई को लेकर हम बात करें, तो कोशिश क्या प्रगति के ज़रिए ये भी है कि पहले उन लंबित परियोजनाओं को पूरा तो किया ही जाए, साथ ही दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जो कि विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते थे, पहले वहाँ भी किसी तरह हम तमाम विकास के बयार को पहुँचाएँ, योजनाओं को पहुँचाएँ। नहीं, वो तो हो ही रहा है। तो प्रोजेक्ट जो हैं प्रगति में जो टेकअप होते हैं, ये तो देश के हर कोने के प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी। जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, वो अब चालू हो गया। वो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का लिंक जुड़ गया। ये प्रोजेक्ट दशकों से लंबित था और विश्व का हाईएस्ट ब्रिज बना इसमें जी। और कितने टनल्स हैं इसमें, ये प्रगति के कारण का। इसी प्रकार से बोगीबील रेल कम रोड ब्रिज जी। जो उत्तर पूर्व के लिए विकास के लिए भी और सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये दो तो उदाहरण हैं जो सुदूर क्षेत्रों के दूरदराज प्रोजेक्ट्स हैं, दूरदराज के जी। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स प्रगति के कारण कंप्लीट हो पाए। और यही प्रगति जो है वो हर सेक्टर में हर जगह हमें नज़र भी आती है। लेकिन अगर प्रगति को एक वाक्य में परिभाषित करना हो, उसको डिफाइन करना हो, कैसे आप करेंगे अपने अनुभव के आधार पर? नहीं, एक वाक्य में तो यही है कि द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस। बिल्कुल, और यही जो है हमारा प्रगति पहल जो है, विकसित भारत में कितना महत्वपूर्ण योगदान इसका नज़र आएगा आने वाले सालों में? नहीं, वो तो आ ही रहा है। मैं तो उसके कारण से पूरा परिदृश्य बदल गया है। ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, स्पीड बढ़ी है, ये सारा टेक्नोलॉजी के उपयोग से हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा योगदान विकसित भारत को बनाने में हम सब देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और हमें उम्मीद यही है कि इसी तरीके से भारत जो है प्रगति पथ पर प्रगति के ज़रिए आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो जाना आपने किस तरीके से प्रगति प्लेटफॉर्म जो है वो लगातार देश को और ज़्यादा गति प्रदान कर रहा है। तमाम योजनाएं जो हैं वो संचालित की जा रही हैं जिससे विकसित भारत की तरफ हम और तेज़ी के साथ बढ़ सकें। फिलहाल के लिए इस खास मुलाकात में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।